यारम सुमेर हमीद एपिसोड 30। वो पहली फ़्लाइट से हमेशा के लिए पाकिस्तान जाने के लिए खुद को तैयार कर चुकी थी, क्योंकि वो जान चुकी थी उसने उस शख्स को खो दिया है जिसे अब कोई और पा चुका है। वो अपने कमरे की उस खिड़की की तरफ देखने से गुरेज कर रही थी जहाँ से कभी वो कूदा था। वो जज्बात के उस किनारे पर खड़ी थी जहाँ से सब कुछ टूटता फूटता ही नज़र आता है। एक दीवानी की सी कैफियत जो अपने वजूद के पाताल में उतर कर एड़ियाँ रगड़ने लगता है, दहन से कर्ब अंगेज आवाज़ें निकालता है और आलमी दीवानगी में खुद को इधर उधर पटकता है। खुद पर हमलावर हो चुकी कपकपी को नातवा करने के लिए उसने अपने गिर्द बाजू लपेटे। ये इंतहा थी जानकारी की। अरूज कहीं पीछे रह चुका था। मोहब्बत उससे बहुत आगे निकल चुकी थी। वो आलमी फना में थी। दुनिया में बहुत कुछ ज़रूरी होगा, लेकिन आलियान से पहले नहीं। इससे पहले सब फना ही होगा और उसके बगैर भी। आलमे यकीन के पट उस पर वाह हुए और उसने जाना कि उससे जुदा होने की मुतहम्मिल हो सकती है अगर जिंदा ही न रहे। हाँ, ये ही वो बात थी जो बहुत पहले तय हो चुकी थी और मुंकशिफ अब हुई थी कि अब जो इसके बगैर होगी वो ज़िंदगी नहीं होगी। अब फूल खिलेंगे न बहार आएगी, खुशियों का मुंतज़िर रहा जाएगा न मुस्कुराहटों को खुश आमदीद कहा जाएगा। कायनात की इस हद से उस हद तक फैलाव होगा, लेकिन ठहराव नहीं। कोई गीत सुहाना नहीं लगेगा और किसी दास्तान में जी नहीं अटकेगा। अब मौत की निशानियों का इंतज़ार किया जाएगा और बिनाई को जुज़दान कर दिया जाएगा। अब न बोलने की गर्ज रहेगी न सुनने की चाहत। अब सारी दुनिया के हराम अपनी बुलंदियों से गिर जाएंगे और पानी के ज़ख़ीरे अपना पानी उलट देंगे। तो भी क़यामत का गुमाना होगा। सुबह तक वो फैसले के पेंडोलम पर झूलती रही। वो मरने का इरादा नहीं रखती और मरकर जिंदा रहने का भी। वीरा घर आ चुकी थी और एन भी। वीरा को न्यूयॉर्क जाना था। जिस टैक्सी में वो घर आई थी उसी टैक्सी में बैठकर वो एयरपोर्ट चली गई। एन उसका दरवाज़ा बजाती रही, लेकिन उसने खोला ही नहीं। तुम ना सिर्फ खुद पागल हो बल्कि दूसरों को पागल कर देने की सलाहियत भी रखती हो। दरवाजे के बाहर एन तेज़ आवाज़ में बुड़बुड़ा कर चली गई। वो रात भर उसे फ़ोन करती रही थी, लेकिन उसने उठाया नहीं था। वो समझी वो वहीं कहीं है, लेकिन वो घर पर थी। बहुत सुबह वो शटल कॉक में किसी के भी उठने से पहले यूं नहीं आ गई। वो बाहर से ही उसके गिर्द चक्कर लगाती रही। सड़कें सुनसान थीं और यूनी भी। वो हसरत से इस इमारत को देख रही थी जिसकी याद आने पर वो सख्ती से आंखें मीच लिया करेगी। अपनी सांस को मुतवाज़न रखने के लिए उसे खुद से गहरी गहरी सांसें लेनी पड़ रही थी। इस इमारत के अंदर जाते ही उसकी नई जिंदगी ने सांसें लेनी शुरू कर दी थी और इस इमारत से बाहर होते ही वो उस नई सांसें आखिरी सांसें लगने लगी थी। इधर उधर किसी पार्क में बैठे, फुटपाथ पर चलते, कॉफ़ी शॉप्स की शीशों की दीवारों से अंदर झांकते और मैनचेस्टर पर आखिरी उड़ान भरते जैसे परिंदों को देखते उसने काफ़ी वक्त गुजार लिया और फिर वो अपने स्टोर आ गई। तुम्हारी ड्यूटी तो शाम में नहीं? मैनेजर ने पूछा। स्टोर रूम में कुछ जूते हैं, वो मुझे खरीदने हैं, वो ज़रा अटक कर बोली। ठीक है, खरीद लो। सब देखने और सुनने वालों को मिशी राइट्स की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। जहाँ रहे खुश रहे, आबाद रहे और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। दोस्तों, नॉवल में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलें ताकि हर नई अपडेट आप तक पहुँचती रहे। वो स्टोर रूम में आ गई और वो जूते उठा लाई जिसे आलिया ने पहन कर देखा था और जो बादशाह उसने ऐसी जगह छुपा दिए थे कि कोई और वर्कर उन्हें देखकर खरीद ना सके। जूतों के वो 3 अदद जोड़े थे। मैनेजर ने उन्हें देखा तो शरारत से मुस्कुराने लगा। बेशक इनमें नुक्स मामूली है, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें मशवरा दूंगा कि उस शाही खानदान के फ़र्द के लिए तुम उन्हें भी मामूली समझो और इन 3 के बजाय तुम एक वो ले लो जिसे मैंने मैगजीन में प्रिंस हैरी को पहने देखा है। उसने मुस्कुरा कर कहा, लेकिन उसकी तहरीक संजीदा थी। वो मुस्कुरा नहीं सकी और बता भी नहीं सकी कि जूते आलियान के लिए मामूली ही होंगे, लेकिन उसके लिए बहुत ख़ास है। वो उन्हें अपने पास रखना चाहती है। वो इन बाकियात को इकट्ठा कर रही है जो पूरा आलिया नहीं बना सकती। फिर क्या इरादा है प्रिंस हैरी के जूते के बारे में? जिस अंदाज से आलियन स्टोर आता था, सबको अंदाज़ा हो चुका था कि वो जूते लेने तो हरगिज़ नहीं आता। बल्कि एक बार मैनेजर ने शीशे के पार सड़क की तरफ इशारा किया और कहा, देखो, क्या ये वही है जिसने आज तक हमारे स्टोर से कुछ नहीं लिया सिवाय तुम्हारे कीमती वक्त के? अमरहा चिढ़ जाती। पता नहीं, उसकी आइसक्रीम ख़त्म हो चुकी है और तुम्हारी जॉब टाइमिंग भी। वैसे वो तुमसे क्या कहता है कि मैं यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा तुमसे हाय हेलो करता जाऊँ, या वो ये कहता है कि मैंने मैनचेस्टर के फ़लाँ कोने में वाक़ई फ़लाँ रेस्टोरेंट दरियाफ़्त कर लिया है।
जहाँ मिलने वाला फिश सूप इतने मज़े का है कि गुमान होता है कि उसके शेफ़ ने उस पर कोई जादू पढ़कर फूंका है। और सुनो, वो पिछले 15 मिनट से इधर उधर टहल रहा है। जो गुजर रहे होते हैं वो ऐसे 15 मिनट तक इंतज़ार नहीं करते। अगर वो तुम्हारे सामने ये झूठ गढ़े तो मिस्ट्री से मुस्कुरा सकती हो। अब वो उदासी से मुस्कुरा दी और नफ़ी में सर हिलाया कि हैरी के जूते नहीं चाहिए। जूते स्टोर में ही रखवा कर वो बाहर आ गई। वो अपने वाजपात लेने आई थी, लेकिन फ़िलहाल उसने वाजपात को चंद घंटों पर टाल दिया। उसने खुद को भी चंद घंटों के लिए टाल दिया। उसे शिकवा होने लगा कि मैनचेस्टर पर जो धुंध उतर रही है वो उसकी आंखों में क्यों घुस रही है कि उसे चलने फिरने में दुश्वारी हो रही है। अगर ऐसा ना हो तो वो तेज़ी से अपने काम समेट ले, बल्कि बहुत तेज़ी और फुर्ती से। और वो जो बार बार अपने वजूद पर किसी चीज़ के कायम होने का पता मालूम कर रही है, तो उससे भी उसे फुर्सत मिले और उसके काले कोट के अंदर क्या चीज़ पाश पाश हो चुकी है, ज़रा दम लेकर उसका भी हाल चाल पूछे। उसने खुद को मैनचेस्टर को खोजते पाया। अच्छा ख्याल था कि वो मैनचेस्टर को खोज रही है। कई लोगों ने उसके गुलाबी गालों और सुर्ख नम आंखों को ठिठक कर देखा। उस पर तरस खाया जा सकता था और उसने खुद को काबिल रहम ही बना लिया था। उसके अंदर एक जज्बा बार बार सर उठा रहा था कि वो दुनिया को आग लगा दे, और सबसे पहले खुद को। उसने नफरत से अपने ख़ानदान के बारे में सोचा, फिर आखिरी नुक्ते पर ठहर कर वो खुद से नफरत करने में मशगूल हो चुकी थी। उसने दबे दबे गुस्से से दादा के बारे में सोचा और चाहा कि उन्हें अपने साथ खड़ा कर ले और उस शख्स की तरफ देखते रहने का हुक्म दे जो मर्निंग मैन के साथ जलकर राख हो चुका है। क्या फिर भी दादा ये कहने का हौसला कर पाएंगे, हंस नस बुलाओ? उसकी राख के ढेर पर खड़े होकर भी वो सवाल नहीं बदल पाएंगे। क्या तब भी वो उसके दिल की बात मान लेने पर मजबूर नहीं हो जाएंगे? ठंडी पुआर उसका सर भिगो रही थी। वो इन किस्से कहानियों में गलता हो चुकी थी जो मुआशरे में किताबों में इधर उधर बिखरी पड़ी थी, वही जिनमें सब होता है बस मिलन नहीं होता। दास्तानी अमरहा के साथ भी यही हुआ। बहुत कुछ उसने उल्टा पलटा कर दिया था और बाकी हालात ने वो किसी को राजी ना रख सकी। खुद को ना आलियान को। दोनों एक ही रास्ते पर चलते चलते एक दूसरे की पुश्त पर आ गए। वो अपनी वजूहात की वजह से पलट कर नहीं देख रही थी और ये अपनी पानी की धार बने वो पानी के किनारे बन गए। घूम फिर कर वो फिर स्टोर आ गई अपने वाजबात लेने। वाजबात से ज़्यादा मकसद जॉब छोड़ देने का इंदिया देना था। तुम्हारा कोई पूछने आया था, उसे देखते ही मैनेजर ने उसे बताया। आलियान। सांस से भी पहले नाम उसके हलक से निकला। कोई साई था, मैंने कह दिया तुम आई थी और चली गई। साई? वो बुड़बुड़ाई। वो काफ़ी बार उसे फ़ोन कर चुका था लेकिन उसने कोई कॉल रिसीव नहीं की। उसने अपने अंदर साई के लिए भी नफ़रत महसूस की और गुस्सा भी। मुझे मेरे बकाया जा चाहिए, हाथ मसलते उसने कह दिया। तुम जॉब छोड़ रही हो? हाँ, उसने नज़र चुरा कर कहा। कहीं और जॉब मिल गई है? मुझे जॉब की ज़रूरत नहीं रही अब। तुम ठीक हो अमरहा? वो अब ठिठका। हाँ बिल्कुल। बैठ जाओ अमरहा, मैनेजर ने नरमी से कहा। वो शीशे की दीवार के पास रखे स्टूल पर बैठ गई और गीली सड़क को देखने लगी। कहीं जा रही हो? दोनों हथेलियों को मसलते अमरहा ने चौंक कर गीली सड़क पर सी नजरें उठाईं। उसे ये किसने बताया कि वो जा रही है? तो क्या उसे वाकई जाना होगा? उसके रुखसत के इस्तारे इकट्ठे होना शुरू हो गए हैं और उसके क़याम की अलामतें रूपोश हो गई हैं। इतना वक्त तुम्हारे साथ गुजारा है, तुम कैसे जज्बात से आ रही खामोश सी जा रही हो? अगर तुम्हारा जाना ज़रूरी है तो अच्छे अंदाज से बाय कह कर जाओ, वरना मुझे मौका दो कि मैं तुम्हें उस अंदाज में अलविदा कहूँ जिस अंदाज में मैंने तुम्हें खुशामदीद कहा था। और सिर्फ इतनी सी बात पर वो फिर से रोने लगी और आंखों को रगड़ कर मैनेजर को देखा। मैं नहीं जा रही, कहीं नहीं जा रही। फिर जॉब क्यों छोड़ी? ये देखने के लिए कि क्या क्या छोड़ सकती हूँ। मैं सब छोड़ सकती हूँ लेकिन उससे नहीं। पूरी शिद्दत से जाने का फैसला करने के बावजूद सारी कुव्वतें लगाकर खुद को रोक लेना चाहती हूँ। मुझे रोक लें प्लीज़। रुक जाओ अमरहा, मैं यहाँ रहना चाहती हूँ। रह जाओ यहाँ। दुनिया के किसी और कोने में मैं कैसे रह सकती हूँ भला? दुनिया के उस कोने के अलावा तुम्हें कहीं और रहने की ज़रूरत नहीं। यहाँ भी अब मेरी ज़रूरत नहीं रही। यहाँ भी नहीं रह सकती, यहाँ से जा भी नहीं सकती। उसे इतनी जल्दी क्यों थी? मुझे हंसाने और रुलाने के काम उसने इतनी जल्दी जल्दी क्यों किए? उसने मैनेजर की तरफ देखने से गुरेज किया। मैनेजर विल्सन हमदर्दी से उसे देखने लगा। वो जूतों वाला? बहुत कुछ वह पहले समझ चुका था, मुकम्मल समझ रहा था। मैं अपनी जाने के सामान कर रही हूँ और ख़ुद को रोक लेने के भी। मैं बुरी तरह से मुंतशिर हूँ। मेरा एक हिस्सा मेरी मिट्टी में है और एक उसके वजूद में। मैं खुद को कहाँ खड़ा करूँ और कहाँ से चलता करूँ? मैं फ़ैसला नहीं कर पा रही।
विल्सन, मैंने उसे खेल नहीं समझा था, लेकिन खेल की तरह ही खेल गई। इसलिए तो मोहब्बत में हार जीत होती है। अगर हम उससे ना खेलें तो ऐसा तो ना होता। सिर्फ जीत ही हो, बस जीत। विल्सन मेज के किनारे से टिक कर खड़ा हो गया। अमरहा उर्दू में बोल रही थी। उसे अल्फाज समझने में दिक्कत थी, महसूसात समझने में हरगिज नहीं। मैंने हर खूबसूरत शय की तरफ सर उठाकर देखा है, आंखें गाड़ कर, दिल जमा कर। फिर भी मैं ये यकीन हासिल नहीं कर पाई कि मैं उनके सहारे जी लूँगी, वो मेरे लिए कुछ तो सहारा बन जाएंगी। देखो, ये सड़क पर चलते लोग, हंसते मुस्कुराते लोग मुझे कितने हैबतनाक लग रहे हैं। और ये आसमान से बरसती फुहार, मुझे उस पर तरस भी आ रहा है। मुझे ये कैसी हकीर भी लग रही है। ये मेरे आंसुओं से मुकाबला कर रही है। मैंने सारी बड़ी नेमतों को गिनकर देख लिया है। उनके अंबार में मुझे दिए गए तो मेरे लिए राय बराबर खुशी का सामान न हो सकेगा। मैं कभी हिसाब में अच्छी नहीं रही, और देखो, आज हर गम के जवाब में वो निकलता है, हर खुशी के सवाल में भी। मेरा हिसाब अच्छा हो गया है। मेज़ पर रखे टिश्यू बॉक्स को विल्सन ने उसके आगे करना काबिल तहकीर जाना। वो बच्चों की तरह अपने किसी प्यारे खिलौने के टूट जाने पर नहीं रो रही थी। उसे लाड से चुप करवाया जा सकता था, न तसल्ली से। अब सिर्फ उसकी आंखें खुश कर देना काफ़ी नहीं होगा। मैं सोचती हूँ अगर अपनी हथेलियों पर आंसू बहाती रहूँ तो शायद मेरी किस्मत बदल जाए। उसकी आवाज़ इतनी धीमी थी कि उसे सुनने के लिए कान उसके मुंह के पास ले जाने पड़ते। उसने तो साबित किया कि वो खुद अपने आप से बात कर रही थी। मैं उसे कभी ये नहीं बता सकी कि वो मुझे कितना अच्छा लगता है। अब उसे कौन बताएगा कि अमरहा ने उसे कितना पसंद किया। इतना कि मैंने उसके पलट जाने पर उसकी पुश्त को ओझल हो जाने तक देखा, और उसको सामने आने पर मैंने अपनी नज़र से उसकी नज़र उतारी। अगर वो मुझे ना मिला होता तो मुझे ये कभी मालूम ना होता कि खुदा की रहमत कैसी इंसानी सूरत मुजस्सम होती है। और अगर करम और मेहरबानी को कोई पहली सूरत है तो वो उस जैसे इंसान की ज़िंदगी में शामिल होना है। अंधेरों पर काबिज हो जाने वाला वो रोशन सितारा जो तलू हुआ करता है, गरूब नहीं। रात को आंखें बंद करने से पहले मुझे ये मंजर देखना याद रहता है कि कैसे वो सर को उठाकर कह के लगाता है। मुझे दिली सुकून मिलता है इस मंजर को दोहराकर जब वो मेरा मास्क उठाने झुका था। जो मुस्कुराहट उस वक्त उसने अपने होंठों पर सजा रखी थी वो उन जज्बों को अता की जाती है जो अब नापैद होते जा रहे हैं। उस मुस्कुराहट से मैं उसकी मद्दाह हो गई और तलबगार भी। मैं उसे ये भी नहीं बता सकी कि वो खामोश रहता है तो गुनगुनाता हुआ लगता है, अगर वो गुनगुना ले तो सारी खामोशियों को जगाता लगता है। मैंने तो उसे कुछ भी नहीं बताया और ना उसने मुझे सुना। उसने अपने कान वीरा के मुंह के आगे कर दिए। कितनी जल्दी में था वो। बदहियत होती है ऐसी उजलत कि मुट्ठी में कैद कर लेने वाले मुट्ठी खोल देने पर माइल हों। अपने वजूद को साकित रखे, दोनों हाथ गोद में रखे उसे देखते विल्सन की नज़रों में तरहम बढ़ता जा रहा था। वो एक ऐसा मुजस्समा थी जिसे शिद्दत से तराशा गया, उसी शिद्दत से तोड़ दिया गया। तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, वो एक दिन खुद तुम्हारे पास आएगा। विल्सन जितनी बात उसके अंदाज से समझ चुका था उससे उसने कह दिया। मुझे भी यही खुशगुमानी थी। खुशगुमान होना अच्छा है बजाय बदगुमान होने के। अपने दिल को और हल्का कर लो, लेकिन कहीं मत जाओ। जिस हालत में वो बैठी थी उसी हालत में उठकर बाहर आ गई। वक्त के साथ साथ मोहब्बत ने शिद्दत इख्तियार कर ली थी। ड्रैगन परेड तक वो कुछ और थी, अब कुछ और थी। चश्मा दरिया बन चुका था और दरिया ऐसे पानियों में गिरता था जिसकी वुसअत की कोई हद नहीं थी। जो कुछ उनके दरमियान हो चुका था वो अब से पहले आम और मामूली लगता था। कहानी का एक अलमिया हिस्सा जो हर किस्से कहानी से जुड़ा होता है, और फिर से सब खुश। और अब जब वाक़ई हालियान किसी और के सपुर्द हुआ था तो सब खुश फहमियाँ, गलत फहमियाँ दूर हो गई थीं। सब इतना आसान नहीं था। हकीकत सोचों और अंदाज़ों से कहीं आगे की चीज़ होती है। उसने हाथ में पकड़े शॉपर को देखा। क्या वो इतने से आलियान पर राज़ी हो जाएगी? नहीं, हाँ नहीं। खुद से कई हजार बार ये सवाल पूछ चुके और उसका जवाब जान चुके और अपना सब कुछ हार चुके आलियान को जीतने के लिए उसने एक आखिरी जुआ भी खेल लेना चाहा। उसके ख़ानदान को हस्त नस्त चाहिए था और उसे वो ख़ानदान के नाम पर उसके पास कुछ तो होगा, कोई तो। और ना जाने वो कोई कितना मोतबर हो कि एतराज़ का सवाल ही ना उठे। वो वीरा को हाँ कह चुका है तो ना भी कह देगा। अमरहा की हाँ के बाद किसी ना की गुंजाइश नहीं रहेगी। उसने कोट की जेब से फ़ोन निकाला और काफ़ी देर तक उसे देखा। वो पहले भी एक बार इस नंबर पर फ़ोन कर चुकी थी। उसे कुछ नहीं बताया गया था, बल्कि उल्टा उन्हें ये शक हो गया था कि वो सिर्फ पैसों के लिए ज़ाहिर कर रही है कि वो उनकी मदद भी कर सकती है। बर्निंग मैन इसके सामने आकर खड़ा हो गया और उसे ये बताने लगा जल जाना दरअसल क्या होता है।
लेकिन बर्निंग मैन ये नहीं जानता था कि आग से जल जाना जुदाई की आग से जलने से बहुत कम तकलीफदेह होता है, बहुत ही कम। ये न्यूयॉर्क सिटी का मुकामी रेस्टोरेंट है जिसकी छत की ज़ेबाइश आने वालों को सर उठाकर देखने पर मजबूर कर देती है और जिसके साए तले बैठकर खाने में वो राहत महसूस करते हैं। हॉल में फैली मेज़ों पर बैठे लोग खाने को सुकून और लुत्फ से खा रहे हैं और अपने सामने बैठे शख्स की आंखों में देखने को पसंद कर रहे हैं। अफरा तफरी को वो बाहर छोड़ आए हैं और फर्श से छत तक तनी शीशे की दीवारों से दिखाई देती न्यूयॉर्क शहर की रोशनियों को अपने साथ साथ लेकिन पस मंज़र में रखते हैं। वो बुलंदी पर हैं और यही तो उन्हें पसंद है। सामने हॉल की उस दीवार के सामने जिस पर मुकामी मुसव्विर ने अपना शाहकार सब किया है कि चंद फीट ऊंची डाइस पर माइक के सामने सफ़ेद फ्रॉक में मलबूस वो खड़ी है, वीरा। मेरी शाम बनाम आलियान। उसने ये फिक्रा मुस्कुराकर कहा, लेकिन वो आवाज़ को ज़्यादा बुलंद नहीं कर सकी। उसने अपनी नज़रें मेज़ों पर सजी बलौरी शमों पर भटक भटक जाने दी। पहली बार मैं तब चौंकी थी जब असाइनमेंट बनाते मैं थक कर रुक गई और हाथ में पकड़े पेन से मैंने आलियान लिखा और मैंने उस सफ़े को उस नाम से भर दिया। ये करते मैं ज़रा नहीं थकी, अपने अलावा किसी और का नाम लिखना। ये काम करना मुझे अच्छा लगा। फिर जब वो नोट पैड मेरे लिए बेकार हो गया तो बस मैंने उसे एक सफ़े को निकाल कर संभाल लिया। रेस्टोरेंट अपने ग्राम की सालाना तकरीबात का एक सिलसिला शाम बनाम मना रहा है और वहाँ मौजूद लोगों से दरख्वास्त की गई है कि वो उस शख्स के नाम का ऐलान करें जो दुनिया में उनके लिए सबसे ज़्यादा ख़ास होने की हैसियत इख्तियार कर चुका है। चंद सालों बाद मुझे अपनी इस हरकत पर हंसी आएगी। मुझे अब भी आ रही है, लेकिन मुझे उस हंसी पर कोई शर्मिंदगी नहीं। कहकर वो रुक गई। उसे उसकी ज़रूरत महसूस हुई। उसे अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल करना चाहिए। उसने सोचा, मैं ज़िंदगी में इतनी प्रैक्टिकल रही हूँ कि मुझ में वो एहसासात ही कम होने लगे हैं जो नॉन प्रैक्टिकल होते हैं। पहले मेरा ख्याल था मैं ऐसे शख्स से शादी करूँगी जो पापा की तरह का होगा। शायद हर लड़की ही ऐसा चाहती है। मुझे यकीन था कि मैं कभी अपने पापा जैसे इंसान से नहीं मिल सकूँगी और अभी तक मिली भी नहीं। अब ये इतना ज़रूरी भी नहीं रहा। मुझे जहाने से लेना देना था और ये आलियान का मैदान था। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ उसकी साइकिल के पीछे बैठी जब मैंने उसे पकड़ना चाहा और फिर मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मुझे ख्याल आया कि वो बुरा मान जाएगा और उस ख्याल के आते ही मुझे खबर हुई कि मुझे उसकी हर बात अच्छी लगती है। वो हंसी और रुक गई और हल्के से गर्दन को खम दिया। ऐसा करते उसके खुले बाल लहरा गए। आज उसने तिरछी मांग निकालकर सामने से बालों की लट को उठाकर उसे बल देकर उसे सुनहरी पिन में मुक़य्यद किया था। वो वहाँ अपनी सारी खूबसूरतियाँ और मुतरन्नम अदाओं समेत मौजूद थी। मैं अभी तक उसकी सब अच्छी बातों की फहरिस्त नहीं बना सकी और ऐसा मुझे करना भी नहीं। हाथों को हल्का सा लहराकर उसने ऐसे इशारा किया कि हॉल में हल्की हंसी की आवाज़ें गूंज उठी। मेरा ख्याल था कि वो यूनी में बस ऐसे ही मशहूर है जैसे कि खूबसूरत और ज़हीन स्टूडेंट हो जाते हैं। फिर मुझे मालूम हुआ कि हर तीसरी लड़की का उस पर क्रश है और हर दूसरी लड़की खुद को उस पर क्रश से बचाना चाहती है और हर पहली लड़की के बारे में मैं अभी तक नहीं जान सकी कि वो क्या करती होगी। हॉल में हंसी फिर गूंजी और इस बार देर तक गूंजती रही। सब उसे तवज्जो से सुनने पर खुश थे और मुझे कभी उस खत की समझ भी नहीं आई। मालूम हुआ तो ये कि इसमें कुछ तो है, कुछ बहुत ज़्यादा। जब उसे गुस्सा आता है तो वो गहरे सांस लेता है और सख्ती से अपना मुंह बंद कर लेता है। मेरे नज़दीक यही असल सलाहियत और ताकत है। दुनिया में बहुत से लोग ऐसे होंगे जो एक आम इंसान को उठाकर ज़मीन पर पटक देने की ताकत रखते होंगे, लेकिन ऐसे कितने लोग होंगे जो ज़ुबान को हिलाने की मामूली लेकिन बेबस कर देने वाली कुव्वत को काबू में रखते होंगे। यकीनन बहुत कम लोग, और वो इन लोगों में से है जिसकी कदर करनी चाहिए। मैंने जब जब उसे कुछ सुनाना चाहा उसे हमतन गोश पाया। उसे बदमज़ा और चिड़चिड़ाते नहीं देखा। मैं एक आयरन लेडी हूँ जैसा कि मेरे बारे में कहा जाता है, तो मैं उसके सामने खुद को सिर्फ इंसान महसूस करती हूँ। वो वही सांचा है जो लफ्ज़ इंसान पर पूरा उतरता है। उसकी मौजूदगी में वक्त जल्दी गुजरता है, उसकी गैर मौजूदगी में वक्त को उस तक ले जाने की तमन्ना की जाती है। पापा कहते हैं वो इंसान बिलाशुबा खुशकिस्मत होता है जिसके गिर्द ख़ानदान का झुरमट सजता है। मैं उसमें इजाफा करना चाहूँगी कि वो ख़ानदान खुशकिस्मत होगा जिसका झुरमट आलियान के गिर्द सजेगा। उसकी आंखों की चमक इतनी बढ़ गई थी कि ऐन उसके सर पर लगे फानूस की चमक को मांद करने लगी थी। तो मैंने सोचने में ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं किया। अक्सर लोग कर जाते हैं ना। मैंने उस चीज़ का इंतज़ार भी नहीं किया कि वो मुझसे आकर कहता, आओ मिलकर ज़िंदगी गुजारें। मुझे अंदाज़ा था कि अब मुश्किल से ही वो किसी से ये कहेगा। एक बार कहकर उसके साथ काफ़ी बुरा हुआ था। मुझे खुशी है कि मैंने कह दिया।
मुझे कह लेने दें कि मैं खुश हूँ और मुतमईन भी, क्योंकि मेरी मामा ने एक बार कहा था शादी उस इंसान से करनी चाहिए जिसकी तुम्हें निगरानी न करनी पड़े। मैंने अभी कहा कि उसके इखलाक को मैं सबसे ऊपर रखती हूँ। मुझे ऐसे इखलाक के हामिल इंसान की निगरानी की ज़रूरत कभी पेश नहीं आएगी। मुझे यकीन है कि वो इन्हीं लोगों में से है जो इंसानों को इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि वो उन्हें कोई चीज़ नहीं समझते। वो झूठ बोल लेता है और ऐसे बोलता है कि शहादतें देता है कि वो झूठ बोल रहा है। उससे मिलकर मैंने एक बात सीखी कि बहरहाल ये इंसान के अपने हाथ में होता है कि वो अपनी ज़ात को किस कदर खूबसूरत बना सकता है। उसे 3 मिनट का वक्त दिया गया था, जैसे कि सबको दिया गया था, लेकिन वो 20 मिनट ले चुकी थी और अभी भी बोल रही थी। बोलने वाला शख्स खामोश होने को तैयार नहीं था, तो शहर की रोशनियों को पस मंज़र में रखकर बैठने वाले लोग इसे रोकने पर आमादा नहीं थे। वहाँ उस शख्स का जिक्र किया जा रहा था जिसके बारे में बोलते और सुनते वक्त से ठहर जाने की गुजारिश की जाती है। माई के पास खड़े उसके गाल गुलाबी हो चुके थे। उसने मोहब्बत का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया था और किसे खबर थी कि उसने ये लफ्ज़ फ़िलहाल छुपा कर रखा हुआ था। वो वहाँ खाना खाने आई थी, ये सब कहने नहीं, लेकिन अगर कह दिया तो अच्छा ही किया, शायद बहुत अच्छा किया। बर्निंग मैन नाइट है और उसके गिर्द वीरा गोल गोल घूम रही है। उसकी समातें उस कहानी का इख्तिताम सुनने लगी थी जिसका इब्तिदाइया उसके वजदान ने पड़ा था, और उसे साफ साफ नज़र आने लगा कि वो किसी और की ज़िंदगी में जा रहा है। ये आना और जाना, कभी उनके मामले सदियों में तय होते हैं, कभी पलों में। वो एक मर्द था और उस पर यह कसूर गरां गुजरता था कि उसके सामने उसे अपना लेने की ख्वाहिश की जाए। ये हक वो अपने पास रखना चाहता था, ये रस्म उसे अदा करनी थी। उसे ये बुरा नहीं लगा कि उसका हक छीन लिया गया। वो शशदर सा रह गया। कोई उसे अपना लेने की बात कर रहा था। अमरहा नहीं, बस कोई। हाँ, बस फिर वो कोई ही हो। वो जानता था वो अपने आप को उस मोड़ पर ले आया था जिस पर वो खुद को किसी और के हवाले कर देना चाहता था। दूसरे मानों में वो खेल ही ख़त्म कर देना चाहता था, लेकिन खेल ख़त्म नहीं हो रहा था। उसे हर आवाज़ बुरी लग रही थी, हर अंदाज पर उसे अचंभा हो रहा था। बर्निंग मैन जल रहा था और अपनी सारी तपश उसके अंदर मुंतकिल कर रहा था। जिस ज़मीन पर वो खड़ा था वो ज़मीन उसे खिसकती हुई लगी। वीरा उसके सामने खड़ी थी, लेकिन इस मंजर ने उसका दिल नहीं लुभाया। वो जिसके सामने खड़ा हुआ था वो मंजर माजी के और आग से निकलकर उसके सामने दास्तान बना खड़ा था। आग से हटे मैदानों के दायरे उसके गिर्द खींच गए और लातादाद घंटे उसके सर पर बजने लगे। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। उसने ये बात सुन ली थी और उसे ये बात सुनाई भी नहीं दी थी। एक अनहोनी के हो जाने की सुनावनी थी और एक ऐलान भी कि जवाहरात जुड़े बेशकीमत आबखोरी के पैंदे में सुराख हो जाए तो फिर उसे ये गर्ज नहीं रहती कि उसमें जवाहरात महफूज किए जाने लगे हैं या खनकते सिक्के। वो तो बस इतना जान लेता है कि वो जामे तहूर होने का फ़ख्र खो चुका है, और यही ऐलान उस सदाकत की तरफ निशानदेही करता है कि जब प्रेम जल से लबालब हुए प्याले दिल के साथ ये होता है तो उसे ये फ़िक्र नहीं रहती कि उसने क्या खोकर अब क्या होने का एहसास पा लिया है। उसका दिल अपना फ़ख्र खोने जा रहा था और ये कैफियत बहुत हैबतनाक होती है। दिल में पहली बार आने वाले को हम आखिरी सांस के बाद भी निकालना नहीं चाहते। इस अहद को करके तोड़ना ही नहीं चाहते। अपना आप बेईमानी और बूदा लगने लगता है, क्योंकि हमारा दिल पढ़ी जाने वाली कहानी का कोई किरदार नहीं जिसे पढ़ते पढ़ते उस पर लान तान की जाती है। उस पर 2 हरूफ भेजकर सारी हमदर्दियाँ बावफा पर लुटा दी जाती हैं। दिल अपनी कहानी कारी बनकर पढ़ ही नहीं सकता, और अगर हम किसी नाकदरे को सज़ा देना चाहते हैं तो बहुत जल्द ये जान लेते हैं कि सज़ा तो हमने अपने लिए तजवीज़ कर ली, और तकलीफ़ सबसे ज़्यादा हम भुगत रहे होते हैं। नाकदरा और नाशुक्रा ही सही, उसके आगे पीछे महबूब का लफ्ज़ लगता है, और ये वो लफ्ज़ है जिसके वज़न पर कोई दूसरा लफ्ज़ पूरा उतरता है ना आधा। उसने अपनी माँ के बारे में ये फ़ैसला किया था कि वो किसी और को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेती तो उसके साथ ऐसा ना होता। अमरहा पर यह इल्ज़ाम लगाया कि वो वलीदुल बशर जैसी है, और ख़ुद अपने बारे में फ़ैसला उसे अभी करना था। अब वो क्या चाहता है? वीरा, उसने उसके हाथ को नरमी से छुआ। जवाब के लिए इसरार न करो, मुझे वक्त दो। जितना चाहे वक्त ले लो, सिर्फ इतना बता दो मैं तुम्हें अच्छी लगती हूँ। वो उसके सामने बैठकर मासूमाना अंदाज में कहने लगी। वो बहुत प्यारी थी, पुरखलूस और मासूम। अगर वो वीरा ना होती तो उसके लिए वही अमरहा होती। हाँ, तुम बहुत अच्छी लगती हो मुझे, उसने खुशदिली से कहा, और वो इतनी ज़्यादा खुश हुई कि उसे हैरान कर दिया। वो इतनी छोटी सी बात पर इतनी खुश हो गई थी, और अमरहा इतनी अहम बात सुनकर भी मुस्कुरा नहीं सकी थी। वो वीरा के लिए इतना अहम था और अमरहा के लिए इतना गैर अहम। उसे उसकी दोस्ती की ज़रूरत थी और वो उसे एक अच्छा दोस्त बनाकर नहीं रख सकती थी।
उसने वीरा की तरफ देखा जो खड़े होकर सबकी तालियों का जवाब खुद भी तालियां बजाकर दे रही थी। सर हिलाकर बेतरह मुस्कुरा रही थी। जिसे ज़िंदगी में शामिल होने की दावत दी जाए उसके लिए ऐसे ही मुस्कुराना चाहिए। पहले उस पैगाम को इज्जत दी जानी चाहिए, फिर उस कबूलियत का एहतराम करना चाहिए। उस पर बहुत से इदराक हो रहे थे। उसे उन पर कान भी धरने चाहिए और आंखें भी, और फिर फैसला करना चाहिए। लेकिन जो फैसला बेख्तियारी में होता है उसमें ऐसा क्या होता है जो इख्तियारी फैसले में नहीं होता? उसने घूम कर चार इतराफ नज़र डाली। उसकी सारी दिलचस्पियां ही ख़त्म हो गई। हर तरफ उसे एक ही चीज़ नज़र आ रही थी, आग। बर्निंग मैन खुशकिस्मत है, वो कितनी आसानी से ख़त्म हो रहा है। उसके नसीब में जल जाना था और वो जल गया। ना कोई आह, ना कोई दुहाई। क्या ऐसा इंसानों के साथ हो सकता है? वीरा ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसके हाथ में लगावट थी, फिर भी उसके वजूद पर पहाड़ आ गिरा। वो वीरा की सारी खूबियों का मोतरफ था, फिर भी उसने भाग जाना चाहा। वो एक खूबसूरत लड़की थी, उस पर मुस्कुराहट सजती थी। वो एक खूबसूरत मर्द था, वो अपनी मुस्कुराहट गंवा रहा था। ये अगली रात है, वो हॉट रॉक के स्टोर में बंद है, ज़मीन पर बैठा है। उसने अपनी माँ को अंधेरे में मौजूद पाया। ऐसा उसने खुद चाहा और उसने उससे कई सवाल किए। ये सब इसलिए हो रहा है कि मैं आपका खून हूँ, या इसलिए कि कुदरत का आपसे इंतकाम अभी पूरा नहीं हुआ? उसने आवाज़ से अल्फाज अदा किए। डीजे के मैशअप की आवाज़ उसके अल्फाज से ज़्यादा पुरअसर थी। मैं एक इंसान हूँ मामा, और मैं सब कुछ ठीक ठीक नहीं कर सकता। जो मुझे ठीक लग रहा है हो सकता है वो गलत हो, और जो गलत है वो ठीक साबित हो जाए। मैं खुद को कितना भी अक्लमंद समझूं, मुझे ये याद रहता है कि बहुत से मामलात में अकल का अमल दखल होता ही नहीं है। मेरे दिल के एक हिस्से में ये बात नक्श थी कि आपने बेवकूफ़ी की। अब मेरा ये दिल मुझे ये याद दिलाता है कि मैं बेवकूफ़ी कर रहा हूँ। लेकिन कहाँ? और क्या मुझे ठीक से अंदाज़ा नहीं हो रहा? मैं आपके माजी में जीने लगा हूँ। मेरा हाल माजी बन रहा है। मैं ज़िंदगी में 2 बार इंतहाई तकलीफ़ से गुज़रा। जब आपको सर्द होते देखा, और एक तब जब अमरहा के दिल को अपने लिए सर्द पाया। इस दूसरी तकलीफ़ ने मुझे पहली तकलीफ़ भुला दी। मैं आपकी और अपनी मोहब्बत में फंस गया हूँ, आगाज़ में नहीं अंजाम में। साई कहता है मैंने अमरहा को माफ़ नहीं किया। मैंने माफ़ कर दिया है, लेकिन आगे क्या? अब मैं उस पर सोच रहा हूँ कि आगे क्या? एक पुरखुलूस दिल वीरा को मायूस कर दूँ, या एक सख्त दिल अमरहा के लिए खुद को तन्हा कर लूँ? ये ऐसे भी है कि मैं ऐसे दिल के पीछे भागूं जो मुझे ज़मानत के तौर पर चंद लफ्ज़ भी नहीं देता। साई कहता है ये उसकी रिवायत हैं जो वो उसे पाबंद है। तो मामा एक इंसान जिसकी चाहत में इतनी ताकत है कि वो अपने जज्बे को रिवायत से ऊपर ले जाए? क्या एक इंसान हर शय से बुलंद नहीं रखा जा सकता? क्या एक इंसान को अरफा बनने के लिए ताकत मोहब्बत का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता? क्या एक इंसान को इंसान होने की हैसियत से बरता नहीं जा सकता? क्या एक इंसान कितना कीमती है ये मुझसे ज़्यादा कौन जान सकता है, जिसने आपको खो दिया, जो अपना आप खोने जा रहा है? क्या आपकी मोहब्बत से लबरेज दिल के मुकाबले में कायनात की कोई चीज़ ठहर सकती है? और क्या ये कहा नहीं जाता है कि जिसने एक इंसान को पा लिया उसने सब पा लिया? तो मैं अमरहा के लिए इंसान क्यों नहीं हूँ? साई 2 बार घर आ चुका है, तुम कहाँ थी? उसकी शक्ल देखते ही साधना पूछने लगी। मैं जॉब पर थी। आज छुट्टी है और तुम सुबह ही घर से निकल गई थी, कहाँ गई थी तुम? ऐसी ही खरीदारी करने। वो नशीसगाह के सामने खड़ी थी। इतनी सुबह? इतनी भी सुबह नहीं गई थी। अपने कमरे की खिड़की से मैंने तुम्हें जाते हुए देख लिया था। मैं आर्यन से बात कर रही थी। कैसा है आर्यन अब? उसने बात बदलने की कोशिश की। साई कह रहा था वो स्टोर भी गया था, तुम वहाँ भी नहीं थी। वो बहुत परेशान था। मेरे फ़ोन पर उससे बात हो चुकी है। मैंने उससे पूछा कि तुम 2 बार आ चुके हो, फ़ोन पर अमरहा से राब्ता क्यों नहीं करते? तो वो खामोश रहा। वजह कुछ और थी, है ना? साधना उसे गहरी नज़रों से देख रही थी। बस ऐसा ही पागल सा है वो चलती अपने कमरे तक आ गई, पीछे पीछे ही साधना थी। अमरहा नहीं चाहती थी कि साधना उसके कमरे में आए। उसके कमरे की हालत कुछ ऐसी अच्छी नहीं थी। तुम कहीं जा रही हो? कमरे में आते ही साधना की नज़र बेड पर रखे सूटकेस पर पड़ी। नहीं अब नहीं। जूतों का शॉपर उसने एक तरफ रख दिया। साधना ने एक सूटकेस उठाकर देखा, ये काफ़ी वजनी है। इनमें फालतू सामान है, मैं चैरिटी के लिए दे रही हूँ। ये 2 इतने बड़े सूटकेस चैरिटी? हाँ, झूठ बोलते वो ज़रा नहीं घबराई, जैसे अपने सारे उल्टे काम उसे अब झूठ से ही सीधे करने हैं। तुम कुछ छुपा रही हो मरहा? वो उसके करीब आकर खड़ी हो गई। नहीं साधना, मैं कुछ नहीं छुपा रही, खुद को बहुत पुरवकार बनाकर उसने कहा। फिर क्या करती फिर रही हो? इतनी सुबह क्यों निकली थी तुम घर से? अपने लिए निकली थी, अपने ख़ानदान के मान सम्मान के लिए। उसका अंदाज तल्ख हो गया। उसने तंजिया अंदाज अपना लिया। कुछ हुआ है क्या?
साधना चौंक गई। कुछ क्या? तुम्हारी आंखें सुर्ख हैं और तुम्हारा चेहरा मातमज़दा। वो तंजिया हंसी। हाँ ऐसा ही है। कहते उसने नजरें नहीं चुराई। तुम कुछ और नहीं देख रही साधना? कुछ और? साधना की पेशानी की खाल सिमट गई। क्या मैं तुम्हें बदली बदली जुर्रतमंद नहीं लग रही? नहीं, तुम मुझे निडर लग रही हो। अब उसके चेहरे के ज़लात सिकुड़ गए। एक ही बात है। अमरहा बैठकर अपनी जूते की तस्में खोलने लगी। नहीं, जुर्रतमंद बहादुर को कहते हैं और निडर ना डरने वाले को, बेहिस को भी। तस्में खोलते अमरहा के हाथ रुक गए। तुमने किस किताब में निडर को बेहिस पढ़ा है? तस्मों की गिरा खोलने की बजाय उसने गिरा लगा दी। अपनी ज़िंदगी की किताब में। साधना ने देख लिया उसने गिरा लगा दी है। अमरहा सर उठाकर साधना को देखने लगी। तुम नहीं समझोगी, मैंने भी अपनी बहन से यही कहा था। तस्मों में एक और गिरा लग गई। क्या वो आलियान है? दूसरी गिरा लगती भी साधना ने देख ली थी। वो सीधी होकर बैठ गई। क्या तुम्हें आलियान पसंद नहीं? मेरे बेटे को ज़िंदगी देने वाले फरिश्तों में से एक वो भी है। वो मुझे क्यों पसंद नहीं होगा? तो तुमने सवाल ऐसे क्यों किया जैसे तुम्हें कोई एतराज़ हो? हमें ही तो एतराज़ नहीं होता अमरहा। साधना इतनी ज़हीन होगी अमरहा को अंदाज़ा नहीं था। एक लफ्ज़ हमें में सारी बात समेट दी उसने। पूरी तवज्जो इसने तस्में खोलने में लगा दी और उठकर वार्डरोब तक आई। लेकिन फिर ये सोचकर नहीं खोली कि खाली वार्डरोब साधना ने देख ली तो मज़ीद सवाल करेगी। मुझे कोई तो जवाब दो। दोनों एक ही खित्ते से थीं और साधना अपनी तरफ से उसे वो सब समझाना चाह रही थी जो खुद उसने बाद में समझा था। मुझे एतराज़ नहीं है साधना, और मेरी बला से सारी दुनिया को हो। थोड़ा बहुत अगर आलियान के आगे पीछे का पता चले तो ठीक, वरना अब मुझे कोई परवाह नहीं। मुझे अपने दिल के सिवा किसी की भी परवाह नहीं। मैंने देख लिया है उसे खोकर कैसा लगता है, और उस एहसास के साथ जीने की मुझे कोई ख्वाहिश नहीं। मेरी आंखों से देखो, मुझे इसके अलावा अब कोई नज़र नहीं आ रहा। मैं पहले ही बहुत बुरा कर चुकी हूँ, फिर नहीं करूँगी। तुमने अपने दादा से बात की? साधना को सुनकर हैरत नहीं हुई। की थी। जवाब वही आया जिसकी तवक्को थी। उन्हें एक अच्छे इंसान से मतलब नहीं, उन्हें एक अच्छा ख़ानदान चाहिए। तेज़ आवाज़ में कहकर वो वॉशरूम चली गई ताकि साधना कमरे से चली जाए। वो ज़ुबान से कह रही थी वो बहादुर हो गई है। वॉशरूम में वो पसीना पसीना हो रही थी। फ़ोन करने से पहले उसने अपने दिमाग को सुला दिया था। इससे पहले भी जब उसने फ़ोन किया था तो वो घबरा रही थी। हेलो। हाँ जी। नहीं, मैं अपना नाम नहीं बताऊंगी। मुझे सिर्फ ये मालूम करना है कि मार्गरेट की औलाद के बारे में कौन मालूम करना चाहता है। तुम्हें इस बारे में फ़िक्रमंद नहीं होना चाहिए, खुरदरे अंदाज से कहा गया। अगर मुझे कुछ मालूमात मिल जाएं तो शायद मैं कुछ कर सकूं। उसने बात बनाई। पैसे दे दिए जाएंगे, मालूमात नहीं। मेरा सिर्फ एक सवाल है, कौन है जो ये सब जानना चाहता है? मार्गरेट का शौहर? थोड़ी देर खामोशी रही, फिर फ़ोन बंद कर दिया गया। उसने लोकल फ़ोन बोर्ड से फ़ोन किया था, लेकिन इस बार उसने अपने मोबाइल से फ़ोन किया था। मैं बताने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसके फ़ौरन बाद मुझे बताया जाएगा कि कौन ये सब मालूम करना चाहता है। कुछ देर खामोशी रही, फिर से होल्ड करवाया गया। ठीक है। आलियान मार्गरेट, स्टूडेंट ऑफ मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी, MBA, रिहाइश एंसलम हॉल। वो रवानी से बोल गई कि मुबादा वो अपना इरादा ही बदल दे। अब मुझे मेरे सवाल का जवाब दे। खौफ ने यकदम उसके गिर्द घेरा तंग कर दिया। आलियान का बाप कहकर फ़ोन बंद कर दिया गया। उसने बहुत पुरसकून सांस ली। उसके दिल का सारा बोझ हल्का हो गया था। अब उसका बाप गैर मुस्लिम हो तो भी वो मौजूद तो होगा। उस पर मौजूद सवाल या निशान तो मिटेगा। वो दादा को मनाने की कोशिश करेगी कि वो एक मुसलमान से शादी करने जा रही है। बाकी की गुंजाइश अगर नहीं भी निकलती तो अब वो इस बारे में नहीं सोचेगी। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अपना रखिए ढेर सारा ख्याल। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।